नमस्कार, कैसे हैं आप? और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास 4 परिभाषाएं भाग 4। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार हम इतिहास की परिभाषाएं देख चुके हैं और अब हम देखेंगे भारतीय विद्वानों के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं सुमन राजे को। सुमन राजे का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था और निधन 2008 में हुआ था। तो देख लेते हैं ये क्या कहते हैं इतिहास के बारे में। एक बात जो मैं समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। इसके बिना मानवीय इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। एक बार और देख लेते हैं कि सुमन राजे क्या कहती है। सुमन राजे कहती है, एक बात जो मैं समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। इसके बिना मानवीय इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। चलिए अब आगे चलते हैं। जो आगे नंबर आता है, ही इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनको तो हम किसी भी स्थिति में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इनके बारे में सबको पता होता है, इनकी परिभाषाएं भी सभी को अधिकतर सभी को याद होती हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर जो होता है वो बार बार इनकी परिभाषाओं को पूछता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ही इतने हैं। इनके बिना हिंदी साहित्य का इतिहास ही अधूरा है अगर हम इनको नहीं पढ़ते हैं तो। चलिए देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में और निधन हुआ था 1941 ईस्वी में। 1884 ईस्वी 1941 ईस्वी में। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की, वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन
के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ और 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। भारतीय विद्वानों के अनुसार 3 परिभाषाएं हो गई हैं और अभी कुछ और इम्पोर्टेंट परिभाषाएं रहती हैं, तो उन्हें देखेंगे हम अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। नमस्कार।